नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। 8 फरवरी गज़ल सम्राट जगजीत जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो उस मौके पे मुझे 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया गया है। तो वैसे तो ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, वो एक बहुत बड़े कलाकार थे और हम उनके बारे में बोले तो हमारी कोई औकात नहीं बनती, लेकिन आई अपोलोजाइज जगजीत जी। एंड मुझे कुछ ऐसी गज़लें आपसे शेयर करनी है, उनकी कुछ ऐसी खूबियाँ। वैसे तो उनकी सारी खूबियाँ तो हम एलेबरेट कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ ऐसी चंद खूबियाँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करके शेयर करना चाहती हूँ। जगजीत जी एक विश्व के रत्न थे, सिर्फ भारत रत्न नहीं, लेकिन संगीत के क्षेत्र में विश्व रत्न थे, जिनके संगीत से हमें एक दिव्यता का आविर्भाव होता है। हमारे अंदर एक दिव्यता जाग उठती है, क्योंकि जब हम उनका संगीत सुनते हैं, उनका कंपोजिशंस, उनकी गाई हुई गज़लें, तो हमें एहसास होता है कि जब एक इंसान एक कलाकार की हाइट्स पे ऊंचा उठता है तो वो सिर्फ कलाकार रहता है। लेकिन जगजीत जी के मामले में ऐसा था कि उन्होंने ये कलाकार की हाइट्स को उससे भी ऊंचा उठ के वो एक संगीत क्षेत्र की वो विभूति थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट है वो शब्दों में बयां कर नहीं सकते हैं। उनके कंट्रीब्यूशंस में 2-3 चीज़ें मुझे ऐसे दिखने को मिली है। एक तो उनका सिंगिंग और एक उनका कंपोजिशन। तो लेकिन जहाँ तक गज़लों का सवाल आता है, गज़लों की बात चलती है, तो एक तीसरी चीज़ भी है जो है सिलेक्शन ऑफ गज़ल्स। वो बहुत ही चूजी थे और सारी गज़लें जो लिखी होती है हर एक नामी लेखकों की, वो पढ़ के उनके शब्द को, वर्डिंग्स को पढ़ के वो डिसाइड करते थे, क्योंकि उनकी हर एक गज़ल में आम आदमी, एक कॉमन मैन, कॉमन पर्सन जो होता है, एक आम इंसान, और समाज की रोज बरोज की जो जिंदगी होती है, उसकी जो स्ट्रगल्स होती है, उसकी जो भावनाएं होती है, उनका प्रतिबिंब पड़ता है। हमेशा वो ऐसी गज़लें चूज करते थे जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। तो छोटे से लेके बड़े आदमी तक, सोसाइटी के छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक, सबको उनकी गज़लें भाती है। उसका रीजन ये है, उनके ऐसे कई सिलेक्शंस हैं जो मुझे याद है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो जिस तरह से ये गज़लों को सिलेक्ट करते थे, उस तरह से उन गज़लों में अपनी कंपोजिशंस का जादू बांध देते थे, ताकि कोई आम इंसान उसे सुने तो सुनने के बाद वो कभी भूल ही नहीं पाता था। जैसे कि कोई इंसान बड़ा होके अपनी मम्मी को बहुत याद कर रहा है, अपनी माँ की कही हुई बातें याद कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने जो गज़ल सिलेक्ट की चुना था वो थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और दूसरी एक गज़ल है, मैं राशन की लाइन में खड़ा हूँ। ये भी एक आम आदमी की स्ट्रगल बताता है। जैसे कि कोई वतन से दूर गया है तो वो ये, जैसे वो ये स्टांजा पड़ेगा उसे अपना वतन याद आएगा। खूब गए परदेस के अपने दीवारों दर भूल गए, शीश महल ने ऐसा घेरा कि मिट्टी के घर भूल गए। ऐसे ऐसे गज़लों को उन्होंने चुना। और जहाँ तक सिंगिंग और कंपोजिशन का सवाल है, वो तो हम जानते ही है कि वो एक्सेलेंट थे। कंपोजिशंस में एक दो लेते हैं उदाहरण। एक गज़ल है उनकी जो उन्होंने चित्रा जी से गवाई है, कभी तो खुल के बरस अब्रे मेहरबां की तरह। इसमें इन्होंने रेनी कंपोजिशंस दिए हैं, जैसे कि वो बारिश का गिरना, वो छपक सी जो वो फीलिंग्स है, वो कंपोजिशंस में दी है। जैसे कि छपक से घुंघरू बजते हैं बारिश के, वैसे फीलिंग हमको आता है। और एक उनकी एक गज़ल है, आंखों में जल रहा है क्यों बुझता नहीं धुआं। जो लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनकी जिंदगी में सैड हद से शुरू हो जाते हैं, वैसे लोगों को ये गज़ल सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें से आंसू निकाले गए हैं। इसमें 2 स्टैंजा, फर्स्ट और लास्ट, उन्होंने सेम तरीके से कंपोज किए हैं, लेकिन जो बीच में जो एक स्टैंजा है उसकी फर्स्ट लाइन को उन्होंने बड़े अजीब तरीके से कंपोज किया है। वो आंखों को पोंछने से चला आंच का पता। ये लाइन सुनने के बाद जो म्यूजिक आता है उससे यहाँ तक जो आंसू आ जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ताकि इंसान का दिल खाली हो जाता है। उसके बाद एक दूसरी लाइन है, यूं चेहरा फेर लेने से बुझता नहीं धुआं। ये सुन के आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मरहम लगा रहा है जख्मों पे।
तो ये टाइप की उनकी कंपोजिशंस रही है, जिनकी विशेषता है तो बहुत ही डिवाइन है। मैंने जगजीत जी के 2 इंटरव्यूज देखे थे, वो उनमें उन्होंने जो कहा था वो बहुत जानने योग्य है। तो जरा थोड़ा 1-2 मिनट देखे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि एक इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा गया था कि आपकी फेवरेट, आपकी कंपोज की हुई गजल कौन सी है। तो उन्होंने बताया, एक खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। और उनसे ये भी उन्होंने ये बताया, उस वक्त उन्होंने ये फोकस किया कि मैं क्लासिकल सिंगर की तरह एकदम क्लासिकल शास्त्रीय बेस पे मैं सारेगामा पूरे ताल और तान के साथ में एक गजल पूरे शास्त्रीय रूप से मैं कंपोज कर सकता हूँ, और उसकी जितनी भी लाइन है वो सब शास्त्रीय रूप से मैं सुना सकता हूँ। भले 10 मिनट 15 मिनट लगे, इतनी लंबी भी गजल में कंपोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ। मैं करता हूँ ऐसा कि जो आम आदमी को समझ में आए। एक इंसान जब गजल सुनता है तो उसमें स्वर की मिठास, उसके दिल में सिर्फ स्वर की मिठास ही नहीं, लेकिन वो जो मैसेज है जो लेखक सोसाइटी को देना चाहता है वो समझ पाए। अगर मैं इसके स्वरों में कंफ्यूज कर दूंगा तो वो कभी मैसेज तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए मैं उस इंसान का सोचता हूँ जो ये गजल सुनता है। दूसरा, मैं उस इंसान का सोचता हूँ जो अपने गजल में लिखे हुए मैसेज के जरिए सोसाइटी को मैसेज देना चाहता है, वो है लेखक। अगर वो अपनी बात को, जो संदेश है उसे पहुंचाना चाहता है, वो ठीक से पहुंच ही ना पाए और स्वर और तानों में उलझ जाएगा, तो वो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोनों को न्याय होना चाहिए। मैं मीडिएटर हूँ, इनका संदेश इनसे पहुंचाता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा उनका कंपोजिशंस का एक क्राइटेरिया रहा है। दूसरा, एक इंटरव्यू पाकिस्तान में हुआ था, वहां उनसे पूछा गया था कि सर जी, आपके यहाँ कहा गया है कि ये दीपक राग, जो पुराण शास्त्रों में आपके यहाँ कहा गया है कि दीपक राग जलाने से, दीपक राग गाने से दीपक जल उठते हैं, तो क्या ये सच है, ऐसा होता है क्या, आपने कभी ऐसा किया है? तो सर जी ने बताया कि देखो, ये दीपक राग जो है, इस तरह के जो दीप जल उठना, ये सब बातें कही गई हैं, वो एक सिंबल है। वो जगजीत जी अपने थिंकिंग में बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मतलब आध्यात्मिक थे। वो अब जो कह रहे हैं उससे ख्याल आएगा। वो कह रहे थे कि दीपक राग एक, दीपक जलना एक सिंबल है, लेकिन जो उसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि हमारे बॉडी के बाहर 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं, और वो हमारी अलग अलग भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, और इन्हीं अलग अलग भावनाओं के मुताबिक अलग अलग राग है। तो अलग अलग राग से हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं जागती है। तो अलग अलग राग अलग अलग चक्र को फायदा करता है। जैसे हार्ट चक्र, हार्ट के नीचे सोलर चक्र, इधर आग्नेय चक्र, इन चक्रों का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि दीपक राग गाने से अगर दीप जल उठता है तो उसका मतलब ये कि इंसान में उत्साह का संचार होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा अप रहता है, एकदम वो उत्साही हो जाता है। तो ये हार्ट चक्र वगैरह को असर करता है। तो ये राग इसको इस तरह सिंबॉलिक तरीके से समझाया गया है। बाकी दीपक जल उठना मतलब उत्साह का संचार होना, तो उस तरह से उन्होंने समझाया। अपने पौराणिक संगीत के जो शास्त्र, जो ऋषि मुनियों से हमारा संगीत चला आ रहा है, उनको समझने वाले वो एक नॉलेजेबल इंसान थे। आज तो सभी गा लेते हैं, गा के रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारेगामा पधनिसा के बलबूते पे सब गाने भी बना डालते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया है जो हर एक हमारे भारतीय संगीत के पीछे है कि कौन सा सिंबोलिज्म, संगीत के क्या फीचर्स है, वो जगजीत जी अच्छी तरह से समझते थे। तो वो एक नॉलेजेबल ऋषि है संगीत के, डेफिनेटली है। वैसे मैं उनके लिए ज्यादा बोलने के लिए शक्तिमान नहीं हूँ, इतना ही कह सकती हूँ। और भी बहुत सी उनकी खूबियां तो इतनी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को समझाना चाहे तो पूरी किताबों की किताबें लिख सकते हैं। और हमें हमारी आने वाली जनरेशन को, मेरा तो यही मैसेज है कि उनको हमें जगजीत जी की गजलों के थ्रू सच्चा संगीत क्या है, सच्चा कंपोजिशन क्या है, उसका ख्याल देना चाहिए। यही है। और मुझे यहाँ बोलने के लिए, मौका देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर सैयद जी का, जो हमारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर है, और बाकी सभी मेंबर्स जो है, ग्रुप मेंबर्स, उनको थैंक यू मुझे सुनने के लिए। शुक्रिया, आभार।